नेक्स्ट हेडिंग डालो हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण विद्वान दो आधारों पे करते हैं, पहला भौगोलिक आधार पे और दूसरा प्रादेशिक आधार पे। तो सबसे पहला अपन भौगोलिक आधार पे वर्गीकरण देख लेते हैं। भौगोलिक आधार पर या भौगोलिक वर्गीकरण। सिडनी बुरार्ड नाम का व्यक्ति हुआ था, उसने भौगोलिक और प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण करने की कोशिश की। वही वर्गीकरण भारत के अंदर सर्वमान्य है। मूल हिमालय के 3 भाग बताए थे और ट्रांस हिमालय सहित 4 भागों में उन्होंने बांटा था। ट्रांस हिमालय सहित संपूर्ण हिमालय के 4 भाग बांटे थे। और भौगोलिक आधार पर जो वर्गीकरण है वो उत्तर दक्षिण दिशा में है। उत्तर दक्षिण दिशा में। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को पढ़ लेते हैं। तो पहली आप हेडिंग डाल दो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के आगे लिख दो 1906 में स्वेन हेडन ने 1906 में स्वेन हेडन ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। 1906 में स्वेन हेडन ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था और उन्होंने इसकी कराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा था। उच्च एशिया की रीढ़ का था। ट्रांस हिमालय का एक छोटा सा मानचित्र बना लो आप। ये जैसे कश्मीर का बेल्ट है, यहां आप एक श्रेणी बना लो और लिख दो कराकोरम। उसके बाद यहां बना लो, उसको लिख दो लद्दाख। और उसके बाद यहां बना लो, उसको लिख दो जास्कर। और लद्दाख और जास्कर से ठीक बीच में और थोड़ा राइट साइड में नेपाल वाली साइड के अंदर एक श्रेणी है जिसे कैलाश पर्वत कहते हैं। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 श्रेणी है इसकी। और इनका सीक्वेंस ये कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो हमारी K2 है, पीओके बेल्ट के अंदर पड़ती है, गॉडविन ऑस्टिन कराकोरम श्रेणी के अंदर आती है। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नहीं, K2 हिमालय की नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। K2 ट्रांस हिमालय की है। बच्चे कभी कभार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किताब ने जो शिमला वाली को बताया है, कंचनजंगा को, तो वो शायद इसलिए बताया होगा कि K2 पीओके में। नहीं, पीओके को तो हम हमारा हिस्सा मानते हैं। K2 को इसलिए उसने नहीं बताया कि K2 हिमालय में नहीं है, K2 है वो ट्रांस हिमालय में। और कभी कभार प्रश्न आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 सही मानी जाती है। तो ये हो गई कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। एक आप लाइन बना दो कि लद्दाख और जास्कर के बीच में से सिंधु नदी निकलती है, कैलाश पर्वत से निकलती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से चलती हुई कश्मीर घाटी से होती हुई, कश्मीर घाटी के लेफ्ट से होती, राइट से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। कभी कभार ये छोटा प्रश्न बनता है कि सिंधु कहां से निकलती है? लद्दाख और जास्कर के बीच में से निकलती है। ये जो पूरी श्रृंखला है, ट्रांस हिमालय की श्रृंखला 100 किलोमीटर तो लंबी है। इसकी अक्सर लंबाई चौड़ाई कम ही पूछते हैं। 100 किलोमीटर ये लंबी है और 250 किलोमीटर चौड़ी है। औसतन ऊंचाई है वो 3000 मीटर मानी गई है। इस बेल्ट के अंदर पाए जाने वाले कुछ हिमनद लिख दो। हिमनद,
जिसमें इस्पार आगे कोष्टक में कर दो हुजा घाटी, हुजा घाटी। इसके अलावा बंटूरा और एक लिख दो सियाचिन। ऐसे बहुत सारे हैं, सारा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं। सियाचिन ग्लेशियर जो नुब्रा घाटी में पाया जाता है, छोटा प्रश्न बन सकता है। सियाचिन ग्लेशियर, ये हो गई ट्रांस हिमालय की कहानी। कोई लंबा चौड़ा जिक्र अपन को नहीं करना है। ट्रांस हिमालय कहां स्थित है और उसमें कौन कौन सी श्रृंखलाएं पाई जाती है। और वैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का ये सबसे नॉर्थ भाग माना जाता है। उसके बाद आप हेडिंग डालो महान हिमालय, महान हिमालय। कोष्टक में लिख दो हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय। इसको व्रत हिमालय भी कहते हैं, व्रत हिमालय भी कहते हैं। आगे लिख दो नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक। नमचा बरवा, नंगा पर्वत कश्मीर में है और नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। 2500 किलोमीटर लिख दो इसकी लंबाई, 2500 किलोमीटर ये लंबा है और करीबन 25 से 40 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई मानी गई है। औसत चौड़ाई है, कहीं पर तो ये ज्यादा चौड़ा है, कहीं कम चौड़ा है। महान हिमालय, इसकी कुछ चोटियां लिख दो, कुछ चोटियां जिसमें नंगा हो गई शॉर्ट में, नंगा, नमचा तो ये हो गई। इसके अलावा कंचनजंगा और मकालू, कंचनजंगा और मकालू, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये काफी चर्चित चोटी है, बद्रीनाथ और केदारनाथ। एक सबसे इंपॉर्टेंट रही है, उसके बारे में अभी अपन लिखेंगे, वो है माउंट एवरेस्ट। फिर नीचे अलग से लिखो माउंट एवरेस्ट, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर की है। नेपाल भारत सीमा पे स्थित है, अधिकांश हिस्सा इसका नेपाल में पड़ता है। इसको तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, चोमोलुंगमा तिब्बती भाषा में इसका नाम है। और वैसे हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों में इसे हिमालय की रानी भी कहा गया है, हिमालय की रानी भी कहा गया है। इसे गौरी शंकर नाम से भी जाना जाता है, गौरी शंकर। सागरमाथा भी इसका दूसरा नाम है, सागरमाथा, सागरमाथा। राधा कृष्णन सिकंदर नाम के विद्वान ने इसको खोजा था। राधा कृष्णन सिकंदर नाम के विद्वान ने इसकी खोज की थी। उस समय भारत का सर्वेयर जनरल था सर एवरेस्ट। भारत का सर्वेयर जनरल एवरेस्ट था, इसलिए इसका नाम दे दिया एवरेस्ट। एवरेस्ट नाम के सर्वेयर जनरल के नाम पर इसका नाम पड़ गया एवरेस्ट। महान हिमालय के कुछ हिमनद लिख लो। प्रसिद्ध हिमनदों में मिलाम, गंगोत्री और यमुनोत्री। यमुनोत्री और सिक्किम का जेमू हिमनद, ये इस चोटी के बड़े हिमनद है, सॉरी इस महान हिमालय के बड़े हिमनद है। उसके बाद लिख दो दर्रे। हालांकि दर्रों को अपन थोड़ा शॉर्ट में अलग देखेंगे, लेकिन यहाँ 2-4 महत्वपूर्ण दर्रे देख लेते हैं
बुर्जिल और जोजिला, बुर्जिल और जोजिला, क्वेश्चन कर देना जम्मू। वैसे बहुत सारी अन्य भी है, ये दो इंपॉर्टेंट है। बारालाचा और सिपिकला हिमाचल प्रदेश में है, वो भी इसी हिमालय में है। बारालाचा और सिपिकला ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। थांगला और जीपला सिक्किम में, थांगला और जीपला ये आपको सिक्किम में मिलेगी। सॉरी, थांगला मत लिखना, नाथुला लिख दो, नाथुला, नाथुला और जीपला। इसके अलावा उत्तराखंड में लिख दो नीति, माना और लिपुलेख। बाकी अन्य होगी उसको देखते रहेंगे। ये दर्रा हो गई। जब आप महान हिमालय का वर्णन करो, लंबाई, चौड़ाई, चोटियां, दर्रा और हिमनद, इतनी चीजें अपन को लिखनी है। ज्यादा कोई लंबी चौड़ी चीज लिखने की जरूरत नहीं। इससे पहले आप एक छोटा सा डायग्राम बनाओ ताकि आपके दिमाग में बैठेगा कि ये हिमालय की 4 श्रृंखलाएं किस रूप में है। एक डायग्राम बना दो इस तरीके का, जिसमें ये नॉर्थ की साइड रहेगी और इसको अपन साउथ की साइड मान लेते हैं, इंडिया वाली साइड। ये इंडिया का पोर्शन होगा और ये चाइना वाला पोर्शन है। तो चाइना की तरफ से एक पर्वत है, सबसे पहले आएगा पर्वतीय बेल्ट आएगा, ये कुनलुन का बेल्ट है, ये कुनलुन पर्वत है। कुनलुन पर्वत के बाद एक मैदानी बेल्ट आएगा जिसे तारिम बेसिन कहते हैं, तारिम बेसिन। तारिम बेसिन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद तिब्बत प्लेट्यू आएगा। ये तिब्बत प्लेट्यू है, तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। और तिब्बत प्लेट्यू जैसे ही खत्म होगा तो वहां ट्रांस हिमालय शुरू हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। तो यहां ट्रांस हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। मान लिया ये ट्रांस बेल्ट है, ये हो गया ट्रांस हिमालय, जिसमें नॉर्थ की साइड से अपन शुरू करें तो सबसे पहले काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है और फिर जास्कर है। जास्कर इसकी साउथर्न रिज है, दक्षिण रिज है। उसके बाद यहां से मुख्य हिमालय शुरू होता है। तो ट्रांस हिमालय और यहां जो मुख्य हिमालय, इसके बीच में एक फॉल्ट मिलेगी। सबसे पहले यहां फॉल्ट मिलेगी, थ्रस्ट मिलेगी। बेसिकली फॉल्ट और थ्रस्ट को ज्योग्राफी की भाषा में समानार्थी समझा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जब फोल्डिंग ज्यादा होती है, वलन की क्रिया ज्यादा होती है, तो वलन की ओवरलैपिंग हो जाती है। जैसे एक वलन ये हुआ, दूसरा वलन ये हुआ, तो जब ज्यादा फोल्डिंग होगा तो ये वलन काफी यूं आ जाएगा नीचे की साइड में, दूसरा वलन। तो इस वलन की ओवरलैपिंग हो रही है, तो यह जो फॉल्ट बनेगी उसको क्षेप कहते हैं, क्षेप या थ्रस्ट बोलते हैं। तो जो ग्रेटर हिमालय उसमें और लेजर हिमालय है उसमें, दोनों में क्षेप मिलेगी आपको, हेवी फोल्डिंग मिलेगा। इसलिए विद्वान या क्षेप मानते हैं, थ्रस्ट मानते हैं। तो ट्रांस हिमालय और इधर अपना होगा महान हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो क्षेप है उसका नाम है आईएसटी, आईएसटी, इंडस सच्चर ट्रस्ट, या इसको हिंज लाइन भी कहते हैं, हिंज लाइन, हिंज लाइन, इंडस सच्चर थ्रस्ट।
या यूं कहते हैं भारतीय सिंधु क्षेप। उसके बाद ये महान हिमालय हो गया, ये महान आ जाएगा। उसके बाद महान और लेजर के बीच में अर्थात महान और लघु के बीच में भी एक क्षेप मिलेगी आपको यहां भी, और ये क्षेप अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। यहां मिलेगा अपन को MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय क्षेप, इसको कहते हैं मुख्य केंद्रीय क्षेप। किसके बीच में होगा ये? महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। ये लघु हिमालय है, ये हो गया लघु हिमालय। उसके बाद आएगा शिवालिक। तो ये पहाड़ियां हैं शिवालिक की, शिवालिक कहते हैं या उप हिमालय कहते हैं, एक ही बात है। इनके बीच में भी एक थ्रस्ट है, एक शेप है जिसे MBT कहते हैं, MBT। या मिडिल शब्द यूज किया जाता है, मिडिल बाउंड्री थ्रस्ट, मध्य सीमा क्षेप, मध्य सीमा क्षेप। IST पहले आएगा, ट्रांस और महान के बीच में, महान और लघु के बीच में MCT आएगा, लघु और शिवालिक के बीच में MBT आएगा। शिवालिक के बाद प्लेन आ जाता है हमारा, गंगा प्लेन आ जाता है, गंगा सिंधु प्लेन अपन कह सकते हैं, या गंगा सतलज मैदान कह सकते हैं। इनके बीच में फ्रंट है, क्योंकि इधर फोल्डिंग नहीं हुई, इधर फोल्डिंग है लेकिन इधर फोल्डिंग नहीं है, और ये भी हैवी फोल्डिंग नहीं है। तो यहां जो फॉल्ट आएगी उसको अपन फॉल्ट ही बोलेंगे। तो यहां जो पाई जाती है इसको कहते हैं HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालय अग्रभ्रंश, हिमालय अग्रभ्रंश। और फिर आ जाएगा प्लेन, मैदान आ जाएगा। इसके एग्जाम में प्रश्न कई बार पढ़ते हैं MCT और MBT के। तो ये तो मैंने नॉर्मली जानकारी के लिए आपको नोटिस किया। ये जो MCT है इसके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो महान और लघु के बीच में MCT हो गया, लघु और शिवालिक के बीच में MBT हो गया, शिवालिक और मैदान के बीच में HFF हो गया। तो ये हो गई हिमालय के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न फॉल्ट या क्षेप। उसके लघु हिमालय, देखो हिमालय का सर्वाधिक शांत क्षेत्र, बड़ी गजब की बात इसने लिखी है, बहुत कम विवर्तनिक हलचलें यहां होती है। हिमालय का सबसे शांत क्षेत्र 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा और औसत ऊंचाई 4500 मीटर, 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। लंबाई इसकी 1500 से 1800 किलोमीटर के बीच मानी गई है। ग्रेड से थोड़ी कम लंबाई है इसकी। कुछ इसकी चोटियां लिख दो, चोटियां, पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर, नागटीवा, ये महत्वपूर्ण हो गई। इसके अलावा मंसूरी भी लिख दो, मंसूरी। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में कुछ घास के मैदान है और उसके छोटे प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो यहां घास के मैदान करके आगे लिख दो। उन्हें लोकल भाषा में कहते हैं मर्ग,
मर्ग के आगे लिख दो सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये कश्मीर में है। उत्तराखंड में भी मैदान मिलते हैं, घास के मैदान, और फिर नीचे एरो करके लिख दो उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो मैदान मिलते हैं, बुगियार। बुगियार बुगियार जो मैदान पनपते हैं वो गर्मियों में पनपते हैं, नीचे एरो करके लिख देना, गर्मियों के मैदान है। और दूसरा है प्यार, ये सर्दियों के मैदान है, सर्दियों के मैदान है। दो चीजें इसमें और लिखो, यहां कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं जो काफी चर्चित है और प्रश्न भी बनता है उनका। यूं तो बहुत सारी घाटियां हैं, मैं दो घाटियां आपको लिखाऊंगा। एक तो पश्चिम साइड में है, पश्चिम साइड में, पश्चिम करके नीचे लिख दो कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। और दूसरा पूर्व में लिखो काठमांडू, काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में पड़ती है और काठमांडू घाटी है वो नेपाल में पड़ती है। कश्मीर घाटी करीबन 150 किलोमीटर तो लंबी है, 150 किलोमीटर लंबी है और लगभग 90 किलोमीटर चौड़ी है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लघु, जैसे ही ग्रेड खत्म होगा, ये कराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर, उसके बाद ये ग्रेट हिमालय आएगा ये। और ग्रेट हिमालय के इस भाग में है नंगा पर्वत, जो ग्रेट हिमालय का सबसे पश्चिम ऊंचा पर्वत है। उसके बाद यहां एक पर्वत श्रृंखला आएगी, यहां ये लघु हिमालय का हिस्सा है, इसको बोलते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। उसके बाद नीचे धौलाधर श्रेणी आएगी, उत्तराखंड में नागटिवत है श्रेणी आएगी, नीचे जाओगे तो मंसूरी श्रेणी आएगी। हमारा ध्यान ज्यादातर कश्मीर में होना चाहिए कि यहां उलझने वाली चोटियां, बहुत सारी चोटियां, हर हिमालय की अलग अलग चोटी एक दूसरे के समांतर है। तो ये पीर पंजाल है। और यहां मैं इसको बार बार इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं कि इस पीर पंजाल और इस ग्रेट हिमालय के बीच में ये जो कश्मीर का भाग है, ये कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी है, ये वाला भाग कश्मीर घाटी। घाटी का मतलब दोनों तरफ से पर्वत है और बीच में धंसा हुआ क्षेत्र है, वो घाटी है। और कश्मीर घाटी आबाद घाटी है, ये कोई नदी की घाटी नहीं है, यहाँ लोग बसे हुए हैं, अच्छा खासा शहर बसा हुआ है कश्मीर घाटी में। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में पाई जाती। और यहाँ थोड़ी महान हिमालय की चोटियां है वो टूटी हुई है, इसलिए आगे है वो जास्कर दिखता है। तो कभी कभार किताबें क्या करती है कि पीर पंजाल और जास्कर के बीच में इसको बताती है, क्योंकि ये महान हिमालय को चीर करके घाटी थोड़ी आगे तक गई हुई। तो कई किताबों में इसको पीर पंजाल और जास्कर के बीच में बताया गया, लेकिन एक्चुअल में ये पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में पाई जाती है। तो ये घाटी की भी बात होगी। घाटी का तो अपन संक्षिप्त में देख लें। पश्चिम, पश्चिम का मतलब ये जैसे ग्रे महान है, लघु हिमालय है, तो इसके पश्चिम में यहां मिलेगी कश्मीर घाटी और यहां मिलेगी काठमांडू घाटी। बाकी कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां भी है जो इनके बीच में पाई जाती है। ये ग्रेट हिमालय है और ये लघु हिमालय है, इसके बीच में घास के मैदान पाए जाते हैं। और इसके बीच में घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में कहते हैं मर्ग। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में मर्ग है, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है आदि। और नीचे जब आप उत्तराखंड में आओगे तो वहां आपको दो अलग टाइप के मैदान मिलेंगे, है वही ग्रेट और लघु के बीच में, उन दोनों के नाम अलग है। कहीं पर बुगियार है तो कहीं पर प्यार है। बुगियार गर्मियों में पनपने वाले मैदान है, जबकि प्यार है वो सर्दियों में पनपने वाले मैदान है। बाकी ये इनकी चोटियां हो गई। और दर्रे की बात करें, दर्रा भी आप लिख सकते हो, पीर पंजाल है और बनियाल दर्रा है।
बनिहाल। वैसे दर्रा का आगे अलग से छोटा सा चैप्टर है, उसमें अपन देख लेंगे और उनका मानचित्र सहित देख लेंगे। ये हो गया लघु हिमालय। उसके बाद आएगा शिवालिक। शिवालिक शिवालिक सबसे दक्षिण की श्रृंखला है। एक थोड़ा सा मैं शिवालिक के बारे में बता दूं, ये कल्पना थी, हालांकि वो कुछ हद तक सही भी है कि जब महान और लघु बना तो उसके बाद यहां से नदियां निकलनी शुरू हुई महान और लघु से, और इस भाग के अंदर एक नदी चलती थी। यहां से जो आज ब्रह्मपुत्र जहां से घुसती है ना, वहां से एक नदी चलती थी और इस साइड में जाती थी। जब शिवालिक नहीं बना था उस समय, जिसका नाम था इंडो ब्रह्म नदी, और इस इंडो ब्रह्म नदी ने लघु हिमालय के दक्षिण में बड़ी मात्रा में अवसाद जमा किया था, क्योंकि नया नया हिमालय था तो बहुत बड़ी मात्रा में उसको तोड़ा गया, क्योंकि मुलायम थी चट्टान, नहीं बाद में तापमान की वजह से कठोर हुई है, ठंडी होने की वजह से, तो यहां बड़ी मात्रा में मलबा जमा हुआ। और फिर जब हलचल हुई प्लायोसिन युग में तो ये मलबा ऊपर उठा, और इस मलबे के स्थान पर अर्थात इंडो ब्रह्म नदी के स्थान पर शिवालिक बना। इसलिए आज भी शिवालिक के अंदर कंकड़ पाए जाते हैं, तो कंकड़ तो हमेशा नदियों के जमाव के मिलते हैं, तो इंडो ब्रह्म का अवशेष शिवालिक को माना जाता है। लेकिन हम इसे एज ए हिमालय की एक दक्षिण श्रृंखला के रूप में देखेंगे। शिवालिक में आप लिखो कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक का हिस्सा है, या असम लिख दो, अरुणाचल में इसका ज्यादा हिस्सा नहीं है, असम तक का। इसका नामकरण कैसे हुआ, नामकरण के बारे में भी संक्षिप्त में लिख दो, शिवालिक का नाम कैसे बना। कहते हैं कि यहां बड़ी मात्रा में भ्रंश है, 1.25 लाख शब्द का अपभ्रंश रूप हुआ। यहां छोटे छोटे 1.25 लाख श्रेणी है, जिनके बीच में बहुत सारे भ्रंश है। 1.25 लाख शब्द का अपभ्रंश होकर के शिवालिक बना। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इनका भगवान शिव से सीधा संबंध है, 2 शब्दों से मिलकर बनी है, शिव और अलक। अलक मतलब भौएं, ये तो भगवान शिव की भौएं हैं। और कुछ भूगोलवेता इसे मैनारक पर्वत भी कहते हैं, मैनारक पर्वत भी कहते हैं। शिवालिक की कोई स्पष्ट बड़ी चोटी नहीं है। कश्मीर के अंदर तो इसे जम्मू पहाड़ियां बोलते हैं, जम्मू पहाड़ियां। ऊंची कोई चोटी है नहीं इसकी, औसतन ऊंचाई 600 मीटर ही है इसकी। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं, वहां जहां से पूर्वांचल शुरू होता है, असम के आगे की कुछ पहाड़ियां हैं अरुणाचल के अंदर, जिसमें मिसमी, डाफला और अबोर, हालांकि उसको पूर्वांचल में अपन देख लेंगे, पूर्वांचल चैप्टर में। यहां भी घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसके छोटे प्रश्न बन सकते हैं। घास के मैदान है, ये घास के मैदान शिवालिक और लघु के बीच में है, जिन्हें पश्चिम में कहते हैं दून, पश्चिम में बोलेंगे दून, और पूर्व में बोलेंगे द्वार। दून जैसे देहरादून, ये हिमाचल प्रदेश का बेल्ट है देहरादून, और द्वार जैसे हरिद्वार। प्रश्न तो यूं पूछा जाएगा, दून क्या है, तो आपको यह बताना है कि शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य पाए जाने वाले घास के मैदान। यहां कुछ रेतीली नदियां चलती है शिवालिक के निचले वाले हिस्से में, जिन्हें चाओ कहते हैं। रेतीली नदियां, बालू उसमें जाता है। इन नदियों ने शिवालिक को बहुत ज्यादा तोड़ा है, इसलिए ये नदियां काफी चर्चित है।
ये हो गया हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण।